अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू लॉ बिट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पावर्स अमेरिकन प्रेसिडेंट की। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, बट टुडे इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि पावर्स क्या हैं उस अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो इलेक्ट होकर आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, इसीलिए इसका जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, एक अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, उसके 50 रियासतें हैं और उसका एक बंदा होता है सिर्फ जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है हर जगह। तो इसीलिए उसके लिए इलेक्शन प्रोसेस भी जो है वो बहुत लंबा है और इसलिए उसकी पावर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल डिफरेंट दूसरे प्रेसिडेंट से। इसीलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि ही इज़ द मोस्ट पावरफुल इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता, यहाँ तक कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है अमेरिका का प्रेसिडेंट। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, लेकिन उसकी इतनी ख़ास जो है पावर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास तमाम मेन पावर्स सारी हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव है उसका हेड भी होता है और साथ साथ जो तमाम फोर्सेस हैं उन सब का हेड। इसीलिए यहाँ तक कि जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, उसका आर्टिकल 2 का सेक्शन 1 कहता है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स विल बी वेस्टेड टू अ पर्सन हु इज़ नॉन एज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। अब वो कौन कौन सी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली ये कि उसे ये मेक श्योर करना है कि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ हो रही है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट की कि उसने चेक करना है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी बेस पर वो आया भी है और ये मुल्क कायम है, वो उसको सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं कांग्रेस से भी उसे सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है सबसे पहला कि उसने इन्फोर्समेंट करवानी है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। सेकेंडली इसकी एग्जीक्यूटिव पावर ये है कि वो अपॉइंटमेंट्स करता है। अपॉइंटमेंट्स किनकी? जो हाई प्रोफाइल जो भी लोग होते हैं उनकी, जिनमें आ जाते हैं जजेस वगैरह या एम्बेसडर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर वो किसी मुल्क में अपने सफ़ीर भेजना चाहता है तो उसके जो एम्बेसडर्स होंगे उनकी अपॉइंटमेंट भी यही करता है, और साथ साथ अगर कोई भी किसी भी किस्म की ट्रीटीज़ की जा रही हैं उसकी अपॉइंटमेंट्स भी करता है, और साथ जो जजेस होते हैं उनकी भी नॉमिनेशन नहीं लेता है। लेकिन साथ साथ इसमें एक बात यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि जो सीनेट है उसका अप्रूवल लाजमी आता है, और यहीं पर ही जो सेपरेशन ऑफ पावर के बाद चेक एंड बैलेंस की जो यहाँ पर थ्योरी आती है वो यहीं पर आ जाती है कि तमाम पावर्स उसके पास अपॉइंटमेंट्स की हैं तो सही, लेकिन एंड में उसे लाजमी सीनेट से अप्रूवल चाहिए कि वो अगर अपॉइंटमेंट कर रहा है या किसी भी किस्म की ट्रीटीज़ कर रहा है दूसरे ममालिक से, तब तक वो ऑपरेशन में नहीं आएंगी जब तक कि सीनेट उन्हें अप्रूव नहीं कर देता। और साथ साथ इसके पास ये भी पावर है कि अपॉइंटमेंट के साथ साथ अगर वो किसी को रिमूव करना चाहे उनकी पोस्ट से, उनको भी कर सकता है एक्सेप्ट द जजेस, क्योंकि वहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। वो जुडिशरी को जो है वो रिमूव नहीं कर सकता। वो अलहदा बात है कि वो जजेस खुद ही रिटायर्ड हो जाएं या फिर उनका कंडक्ट ऐसा हो कि उन्हें रिमूव करना पड़े, लेकिन अपनी विल पर वो उन्हें रिमूव नहीं कर सकता। यहाँ पर उनकी एक्सेप्शन है। थर्डली डिप्लोमेटिक पावर्स इसकी यही हैं कि वो सबसे मेन इसकी पावर है कि ये फॉरेन पॉलिसी बनाता है, और साथ साथ जो भी ट्रीटीज़ वगैरह होती हैं उनको साइन करना या उनको करना। और लेकिन हाँ, यहाँ पर एक और एक्सेप्शन ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रीटीज़ वगैरह भी जो भी ये दूसरे ममालिक से करता है या एग्रीमेंट्स करता है वो लाजिम है कि सीनेट से उनका अप्रूवल मिले। लेकिन ऐसी ट्रीटीज़ जो ट्रेड पर हों, जो फॉरेन ट्रेड पर हों, उसका अप्रूवल सीनेट से लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो ये ख़ुद भी कर सकता है और ऑपरेशन में भी आ जाती हैं। लेकिन ऐसी ट्रीटीज़ जो अलहदा दूसरे मसलों की भी वजूहात की हो सकती हैं, उनकी ट्रीटीज़ के लिए उसे रेटिफिकेशन लाजमी चाहिए सीनेट की, वो भी 2/3 मेजॉरिटी के वोट से। अगर सीनेट उसे पास नहीं करती तो वो ट्रीटी नहीं मानी जाएगी, ऑपरेशन में नहीं आएगी। अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर में इसकी रोल देखें कि डिफेंस में इसका क्या रोल है, तो मेन यही है कि ये कमांडर इन चीफ है।
तो आप ये सोच सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं यूएसए की आर्म फोर्सेस भी बहुत पावरफुल फोर्सेस हैं जो दुनिया में तमाम है, उनमें से सबसे ज़्यादा एक तरह से हम समझेंगे, या जो मोस्ट पावरफुल हैं उनमें से है। और ये इनका कमांडर इन चीफ है, इसके पास ये पावर्स हैं कि किन किन को अपॉइंट कर सकता है, जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, लेकिन उसमें भी उसे कंसेंट चाहिए किसका, सेनेट का, और रिमूव भी कर सकता है एट हिज ओन विल। और साथ साथ ये जो रूल मेकिंग होती है कि किस तरीके से उनको चलाना है, या जो भी डिफेंस के मामलात हैं उनके साथ क्या क्या काम करना है, वो भी ये रूल्स भी बना सकता है। और इसके साथ ही इसके पास पावर है कि अपनी जो इसकी ये फोर्सेस हैं, जो भी आर्म फोर्सेस हैं यूएसए की, उन्हें अगर किसी और मुल्क में भेजना है किसी भी मसले के लिए या कहीं पे ऑपरेशन करने के लिए, तो वो तमाम काम ये इसके ज़रिए सिर्फ इस पर बेस होता है कि वो जाता है। लेकिन रोल ऑफ डिफेंस में इसके पास एक चीज़ की एक्सेप्शन है, वो ये है कि वार डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वार डिक्लेयर करने का काम है कांग्रेस का। तो यहाँ इसके पास ये एक एक्सेप्शन है। तो ये थी तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास हैं एक्सक्लूसिवली। सेकेंडली, लेजिस्लेटिव पावर्स वैसे तो जनरली हम नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाता है। जैसे कि इनिशियल में जब बिल कोई भी ड्राफ्ट होता है तब भी आ जाता है कि कांग्रेस में एक अलग सेनेट में अलग-अलग कमेटीज़ होती हैं, वहाँ से ये अपनी कोई भी मैसेज के ज़रिए बता सकता है कि इस तरह का लॉ बनाया जाए, तो वो बनता है। और आखिर तक भी जो लेजिस्लेशन का काम ये है कि जब भी कोई भी बिल बनता है तो उसके पास अप्रूवल के लिए जाता है। तो इसका मतलब ये कि यूएसए के प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर भी शामिल हैं एग्जीक्यूटिव के अलावा। सबसे मेन तो ये इसके पास वीटो पावर है कि अगर कोई भी बिल कांग्रेस से पास होता है उसमें ये एसेंट दे दे तो पास हो गया, लेकिन अगर वीटो कर दे तो वो पास नहीं होता। तो ये सबसे मेन जो है वो प्रेसिडेंट की पावर है, लेजिस्लेटिव पावर। सेकेंडली, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैसेज की कैसे पावर है उसके पास, ये वाली कि वो कोई भी मैसेज जो है वो लेजिस्लेटिव जो भी उनकी कमेटीज़ होती हैं अलग-अलग सेशंस उसमें सेनेट में उनको भेज सकता है कि इस तरह का लॉ बनाया जाए। तो फिर कह सकते हैं कि ये लॉ कहाँ से बना है, इसका ओरिजिन कहाँ से आया, जो प्रेसिडेंशियल मैसेज था उसके। इसी तरह थर्डली एक लेजिस्लेटिव पावर ये है कि कभी कभार कोई ऐसे मसाइल हों जिसकी वजह से कोई स्पेशल सेशन रखना पड़े तो वो भी बुलवा सकता है कांग्रेस का ये। फोर्थली ये कि जो लेजिस्लेटिव पावर ये है प्रेसिडेंट की कि जो भी छोटे मोटे अगर डिक्रीज होती हैं वो भी ये पास कर सकता है जो एग्जीक्यूटिव के लिए होती हैं, और साथ साथ ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी करता है। ही कैन एग्जीक्यूट हिज ओन न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि एग्जीक्यूशन के लिए काम आएंगे। जो लॉ बनाए गए हैं, कांग्रेस ने जो लॉ बनाया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड है ना, तो उन लॉज को भी एग्जीक्यूट करने के लिए अगर वो अपनी लेजिस्लेशन कर सकता है, उसके पास ये पावर्स हैं। इसके बाद अगर थर्डली की बात की जाए फाइनेंशियल पावर्स की, तो वो इसकी एक मेन पावर है और वो ये है कि जो फेडरल बजट तैयार होता है वो इसके सुपरविजन में होता है अमेरिका के प्रेसिडेंट की। वैसे तो ये कांग्रेस में आता है कि अगर वो उसे अमेंड करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जब बजट पास हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के जो मेंबर्स होते हैं वो उसे पास कर देते हैं और उसमें ज़्यादातर जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो जैसे भी चाहे फाइनेंशियल पावर्स को यूज़ कर सकता है, बजट को यूज़ कर सकता है मुल्क की उसके मुल्क की फ़लाह के लिए। इसीलिए इसके यूएसए के प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि ये जनरल मैनेजर है फाइनेंशियल अफेयर्स का, जो भी गवर्नमेंट के होते हैं मसाइल। उसके बाद फोर्थली जुडिशल पावर जो है वो यही है कि ये जजेस को भी अपॉइंट करता है बट विद द कंसेंट ऑफ सेनेट। एंड सेकेंडली इसके पास ही मेन पावर ये है कि ही कैन ग्रांट पार्डन। कोई भी ऐसे क्राइम जो फेडरल ऑफेंसेस के अंडर में आते हैं और वो कुछ करे कोई भी कन्विक्ट, तो वो ये इसके पास ये पावर है कि वो उसे पार्डन भी ग्रांट कर सकता है। तो ये थी कुछ पावर्स, और इसके साथ साथ इनके पास ये वाली पावर नहीं है कि जब इनके पास एक इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस ट्रायल स्टार्ट होता है सेनेट में, तो उससे रिलेटेड जुडिशल पावर प्रेसिडेंट के पास कुछ नहीं है। क्योंकि अगर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जब इम्पीचमेंट का जो भी प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके बाद जो ट्रायल चलता है सेनेट में, कांग्रेस के अंदर ही काम होता है,
उससे रिलेटेड कोई भी जुडिशल पावर यूएसए के प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो ये सब थी मेन इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर्स जो एक अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास होती हैं। और आर्टिकल 2 के सेक्शन 1 में जस्ट ये बताया गया है कि तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी। वैसे तो जनरली इतना ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं गया कौन कौन सी पावर होंगी, लेकिन कन्वेंशनली ये चलता हुआ आ रहा है। और जैसे कि हमने अमेरिकन हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो अमेरिका का बनने की बुनियाद ही यही थी कि वो बहुत परेशान थे मोनार्क के उन पर जुल्म करने से या उनको राइट्स ना देने से या उनकी हुक्मरानी से मुकम्मल। तो इसलिए वो चाहते थे कि वो ऐसा बंदा हो, यहाँ पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो डेमोक्रेसी पर चले और रूल ऑफ लॉ हो। तो इसीलिए जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उसके पास कुछ तो इनहेरेंट पावर्स हैं। इनहेरेंट पावर्स से मुराद वो पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देता है और कुछ उसकी जो है कन्वेंशनली चलती आ रही हैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी क्यूरी है तो यू कैन आस्क in the comment box, and secondly I would be honored if you would give me the feedback about this video. Jazakumullahu khaira.